अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। भोला एक ही रट लगाए हुए था कि उसने किसी को कत्ल नहीं किया और ये कि हम किसी गलत फहमी की बिना पर उसे पकड़ लाए हैं। मैं चंद लम्हात तक टटोलने वाली निगाह से उसे देखता रहा। फिर चांदी की जंजीर वाला लॉकेट उसकी निगाह के सामने लहराते हुए पूछा, इसे पहचानते हो? इसकी आंखों में शनासाई की चमक पैदा हुई और वो सरसराती हुई आवाज़ में बोला, यह आपको कहाँ से मिला? पहले मेरे सवाल का जवाब दो। मैंने घूरकर उसकी तरफ देखा। जी पहचानता हूँ। वो जल्दी से अस्पात में गर्दन हिलाते हुए बोला, ये मेरा है। अपनी चीज़ को कोई कैसे नहीं पहचानेगा थानेदार साहब? अगर तुमने मुश्ताक बाजवा को कत्ल नहीं किया तो तुम्हारा ये लॉकेट मकतूल के बारे में बैठा अंडे दे रहा था क्या? मैंने तेज़ आवाज़ में कहा। यह हमें जाय वकुआ से मिला है जनाब, सोने रब दी कसम। मैं नहीं जानता ये किस तरह जाय वारदात तक पहुंचा। वो घिघियाने वाले अंदाज में बोला, मैं तो खुद इसे तलाश कर करके थक गया हूँ। मैंने बड़े चाव से ये लॉकेट मंजूर सुनार से बनवाया था। तुम इसे तलाश क्यों कर रहे थे? मैंने सख्त लहजे में उससे दरियाफ्त किया। 3-4 दिन पहले ये गुम हो गया था, उसने बताया। क्या तुम इसे कहीं रखकर भूल गए थे? मैंने एक इम्कानी बात की। तुम्हारा नाम भोला है ना? भोले से तो भूल चूक हो ही जाती है। नहीं जी, मुझसे कोई भूल चूक नहीं हुई। वो नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोला, मैं तो इसे गले से उतारता ही नहीं था। ओए एक्टर की औलाद! मैंने घूरकर उसकी आंखों में देखा। मेरे सामने अदाकारी की तो इतना मारूंगा कि आने वाली 7 नस्लें गंजी पैदा होंगी। जनाब, मैं सच कह रहा हूँ, वो फरियादी लहजे में बोला। सच के घोड़े, मैंने तंजिया लहजे में कहा। अगर तुम इस लॉकेट को गले से उतारते ही नहीं थे तो फिर ये गायब कैसे हो गया? क्या इसके पर निकल आए थे जो ये फुर से जाके उड़ गया और तुम्हें कानो कान खबर ना हुई? थानेदार साहब, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि 3-4 दिन पहले ये लॉकेट गुम हो गया था। वो हस्ब इस्तिताअत वजाहत करते हुए बोला। एक रात में घर आकर सोया और जब सुबह उठा तो ये मेरे गले में मौजूद नहीं था। मैंने और जाहिदा ने घर का चप्पा चप्पा देख लिया, लेकिन कहीं भी लॉकेट नहीं मिला। फिर मेरे जहन में यही आया कि रात को खेतों से वापसी पर रास्ते में कहीं गिर गया होगा। लम्हाती तवक्कुफ करके उसने एक बोझल सांस खारिज की, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोला। अगली सुबह मैंने सारा रास्ता छान मारा और खेतों में भी अच्छी तरह देख लिया, मगर कुछ हासिल नहीं हुआ और अब ये आपके पास है। मैं कुछ नहीं जानता कि आप तक कैसे पहुंचा। तुम्हारे तो बड़े भी जान जाएंगे कि कैसे पहुंचा, ऐसे पहुंचा या वैसे पहुंचा। सब इंस्पेक्टर गुलदार ने गर्दन से पकड़कर उसे एक झटका दिया। फिर मुझसे मुखातिब होते हुए बोला, मलिक साहब, आप आज रात के लिए इसे मेरे हवाले कर दें। सुबह तक इसकी ज़बान के सारे कुफल खुल जाएंगे। जनाब, मैंने किसी को कत्ल नहीं किया। वो दोनों हाथ जोड़ते हुए मुझसे मुखातिब हुआ। अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा तो मैं बड़ी से बड़ी कसम खाने को तैयार हूँ। एक लम्हे के लिए वो मुझे इंतहाई बेबस दिखाई दिया। मुझे यूँ महसूस हुआ कि वो किसी किस्म की गलत बयानी से काम नहीं ले रहा, और अगर वो एक्टिंग कर रहा था तो फिर उसकी अदाकारी का लाजवाब और बेमिसाल कहा जा सकता था। मैंने उसकी आंखों में बहुत दूर तक झांकते हुए सवाल किया, भोला, तुम 7 और 8 जून की दरमियानी रात कहाँ थे? मुश्ताक बाजवा के कत्ल की इत्तला 8 जून की सुबह थाने पहुंचाई गई थी और लाश की हालत से मैंने अंदाज़ा लगाया था कि इसे रात के आखिरी हिस्से में मौत के घाट उतारा गया था या निस्फ शब के करीब ये वाक़या पेश आया था। इस रात में चक 84 बेसख्त मेरे मुंह से निकला। मुश्ताक बाजवा को भी तो चक 84 ही में कत्ल किया गया है और तुम कहते हो कि तुम्हारा इस वारदात से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं। जनाब, मुझे तो आप के लोगों की ज़बानी पता चला है कि मुश्ताक बाजवा को किसी ने कत्ल कर दिया है। वो मिस्किन से लहजे में बोला। मैं तो 8 जून की सुबह ही चक 84 से निकल आया था और इस वक्त तक ऐसी कोई बात मेरे सुनने में आई भी नहीं थी। तुम चक 84 गए कब थे? मैंने उसे कुरेदा। जी 7 जून की शाम में चक 84 पहुंचा था, उसने बताया। तुम चक 84 किस मकसद से गए थे? मैंने पूछा। और किसके घर गए थे? जी मैं अपनी ससुराल गया था, उसने जवाब दिया। इधर चक 84 में जाहिदा के माँ बाप रहते हैं। जाहिदा ने मुझे कुछ सामान देकर उनके पास भेजा था। जाहिदा की ज़बानी मुझे पता चल चुका था कि उसका ताल्लुक भी चक 84 ही से था। चंद माह पहले वो ब्याह कर कगर वाली आई थी। क्या तुम्हारे उसके जाहिदा के घर वाले यानी कि तुम्हारे ससुराल वाले इस बात की गवाही देंगे कि तुमने 7 और 8 जून की दरमियानी रात इसके घर में गुजारी थी? मैंने तेज़ लहजे में इस्तफसार किया। जी ज़रूर,
वो लोग गवाही देंगे। उसने बड़े इत्मीनान के साथ जवाब दिया, ठीक है, मैं कल सुबह इन्हें यहाँ बुलाकर इनका बयान नहीं लूँगा तो फिर दूध का दूध और पानी का पानी अलग अलग हो जाएगा, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। और जब तक तुम्हारी जात शक के दायरे से बाहर नहीं आ जाती तुम सरकारी मेहमान खाने में रहोगे। सरकारी मेहमान खाना? वो सरासीमा नज़र से मुझे देखने लगा। थाने की हवालात? मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। तुम फिक्र न करो, मेरे थाने का अमला बहुत मेहमान नवाज है, तुम्हें यहाँ किसी किस्म की कमी का एहसास नहीं होने दिया जाएगा। मेरी मायना खेज सनसनाती गुफ्तगू के मफहूम तक रसाई हासिल करने के बाद वो फिक्रमंद नजर आने लगा। मैंने उसे सब इंस्पेक्टर गुलदाद के हवाले करते हुए कहा, ये तुम्हारा मेहमान है गुलदाद, ज़रा इसकी मुट्ठी चापी करना, सुबह इससे बात होगी। इसके बाद इसके तायाम आयाम और मंजी बिस्तरे का ख़ास ख्याल रखना। मेरे थाने का अमला इन पेशेवराना मखसूस जुमलों का मफहूम अच्छी तरह समझता था। गुलदाद भोले को मेरे कमरे से ले जाने लगा तो मैंने पूछा, गुलदाद सुबह तक काम हो जाएगा ना? आप बेफिक्र हो जाएं मलिक साहब, वो सीना फुलाते हुए बोला, मैं एक ही रात में इस भोले को दुनिया का तेज़ तर्रार इंसान बना दूंगा। सुबह तक उसकी ज़बान किसी टेप रिकॉर्डर की तरह बजने लगेगी। मुझे गुलदाद की तफ्तीशी सलाहियतों पर मुकम्मल भरोसा था। थोड़ी सी फेटी शेटी लगनी हो तो भोला राह रास्त पर आ जाता और अपने जुर्म का इकरार कर लेता। जो बात मुझे तशवीश में मुब्तला कर रही थी वो ये थी कि अभी तक कत्ल का कोई मुहर्रिक सामने नहीं आया था। अगर किसी तरह ये मालूम हो जाता कि भोले ने मुश्ताक बाजवा को क्यों कत्ल किया है तो इस मुकदमे को हल करना बहुत आसान हो जाता। मैं अभी तक तज़ब्ज़ुब का शिकार था। भोले का रद्द-ए-अमल और रवैया ये महसूस कराता था कि उसका कत्ल की इस वारदात से कोई लेना देना नहीं, लेकिन वाक़यात की कड़ियाँ कुछ और ही बयान कर रही थीं। भोले का पसंदीदा लॉकेट जाए वक़ुआ पर पड़ा मिला था और अभी ताज़ा इंकिशाफ ये हुआ था कि 7 और 8 जून की दरमियानी रात भोले ने मौजा चक 84 में गुजारी थी। चक 84 वही गांव था जहां एक बाड़े में इसी रात के दरमियाने या आखिरी हिस्से में मुश्ताक बाजवा को मौत के घाट उतार दिया गया था। गोया वक़ुआ की रात भोला जाए वारदात के बहुत करीब मौजूद था। ये तमाम अवामिल भोले के मुजरिम होने की जानिब इशारा कर रहे थे। मैं इसी उधड़बुन में थाने से उठकर अपने क्वार्टर में आ गया। ताहम रात होने तक, जब तक कि मैं सो नहीं गया, मुश्ताक बाजवा के कत्ल और उसके मुहर्रिकात की एक फिल्म सी मेरे दिमाग में चलती रही और मुझे नहीं पता कि मैं कब नींद की वादी में उतर गया। 10 जून की सुबह खिलाफ मामूल नर्म होती, मतलब ये कि इस रोज़ सूरज जलालियत की बजाय जमालियत का मुजाहरा कर रहा था। आसमान अबरालूद और फिजा साकित थी, न गर्मी और न खुनकी, बस गैर यकीनी सी सूरत हाल थी। अलबत्ता धूप का कहीं नामो निशान दिखाई नहीं देता था। जब मैं तैयार होकर थाने पहुंचा तो मैंने नज़ीर बाजवा और उसके छोटे बेटे यूसुफ बाजवा को बरामदे में बैठे देखा। नज़ीर बाजवा ने उठकर मुझे सलाम किया। मैं सर की जुम्बिश से उसके सलाम का जवाब देते हुए अपने कमरे में आ गया। थोड़ी देर के बाद खोजी बाबा अल्लाह रखा मेरे पास आ गया। रस्मी अलग सलग के बाद उसने कहा, क्या हुक्म है मलिक साहब? जो काम कल अधूरा छोड़ दिया था उसकी तकमील होना चाहिए। मैंने कहा, बस फिलहाल तो तुम्हारे लिए यही हुक्म है। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं भोले को अपने साथ जाए वक़ुआ पर ले जाऊं। वो सवालिया नज़र से मेरी तरफ देखते हुए बोला, इसके पाँव के फ्रेश खुरे की मौजूदगी में काम आसान और जल्दी हो जाएगा। मैं घंटे 2 घंटे में वापस आकर आपको फाइनल रिपोर्ट देता हूँ। ठीक है, मैंने पुरसोच अंदाज में कहा। तुम बाहर जाकर बैठो, मैं थोड़ी देर में तुम्हें बुलाता हूँ। बेहतर जनाब, ये कहकर वो कमरे से बाहर चला गया। मैंने सब इंस्पेक्टर गुलदाद को अपने पास बुला लिया। गुज़िश्ता रात मैंने भोले को उसी के सुपुर्द किया था। जब गुलदाद मेरे पास आया तो मैंने पूछा, मेहमान का क्या हाल है? बंदा बड़ा सख्त जाने जनाब, गुलदाद ने बताया, ज़बान खोलने को तैयार नहीं। ओह, मैंने गहरी सांस खारिज करते हुए कहा, तुमने उसकी ज़्यादा खातिरदारी तो नहीं कर दी? वो चलने फिरने के काबिल तो है ना? नहीं जनाब, उसने नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए कहा, मैंने आपकी हिदायत का ख़ास तौर पर ख्याल रखा है। हड्डी पसली सब सलामत है। इसे मेरे पास ले आओ, मैंने फैसलाकुन लहजे में कहा। इससे पहले कि गुलदाद भोले को मेरे पास लेकर आता, मुश्ताक बाजवा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। मैंने फ़ौरन वो रिपोर्ट पढ़ी। तहरीर अंग्रेज़ी में थी जिसका उर्दू में मफ़हूम कुछ इस तरह था, मज़कूरा रिपोर्ट के मुताबिक मुश्ताक बाजवा की मौत 7 और 8 जून की दरमियानी रात निस्फ शब के करीब वाक़ हुई थी।
मौत का वक्त रात 12 और 2 बजे के दरमियान बताया गया था। यह रिपोर्ट मेरे अंदाजे की भी तस्दीक करती थी। मतलब ये कि मुश्ताक बाजवा को हालत नींद में मौत के घाट उतारा गया था। इसकी गर्दन और सीने पर मुत्तइद किसी तेजधार आले के वार किए गए थे। आला कत्ल वार में से सबसे कारी ज़र्ब वो थी जो तेजधार खंजर को इसकी शहरक पर आजमाया गया था। रगे जहाँ कट जाने के बायस इतना ज़्यादा खून बह गया था कि मुश्ताक बाजवा मौत के मुंह में चला गया था। यहाँ पर एक बात काबिल गौर थी और वो ये कि कातिल जो कोई भी था मकतूल से शदीद नोयत की नफरत भी करता था। अगर महज मुश्ताक बाजवा की जान लेना ही मकसूद होता तो उसकी यकीनी मौत के लिए शहरक पर किए जाने वाला वार ही काफ़ी था। सीने, गर्दन और पेट के मुख्तलिफ हिस्सों को खंजर की नोक की मदद से गोद डालना कातिल की जहनी और कल्बी कैफियत की अक्कासी करता था। ये एक शदीद नौयत की मकामी कार्रवाई थी। कातिल अपना कलेजा ठंडा करने के लिए दरिंदा बन गया था। मैंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को 2-3 मरतबा पढ़ने के बाद लिफाफे में डाला और इस लिफाफे को अपनी मेज़ की दराज में रख दिया। अगले ही लम्हे गुलदाद भोले को लेकर मेरे पास पहुंच गया। भोला टूट फूट का शिकार तो नज़र नहीं आता था, ताहम उसकी हालत से मुझे ये समझने में देर ना लगी कि गुलदाद ने उसकी खातिरदारी के नाम पर पूरी रात जगाया था और यकीनन भूखा प्यासा भी रखा था। वो मेरे सामने दोनों हाथ जोड़ते हुए बोला, थानेदार साहब, आप लोग मेरे साथ बहुत ज़्यादती कर रहे हैं। मैं किस तरह आपको यकीन दिलाऊं कि मैंने मुश्ताक बाजवा को कत्ल नहीं किया। मैं बेगुनाह हूँ जनाब। तुम कितने बेगुनाह हो और कितने गुनाहगार, इसका फैसला मैं थोड़ी देर में होने वाला है, मैंने इसकी आंखों में झांकते हुए कहा। और जहाँ तक ज्यादती की बात है तो दुआ करो मुझे तुम्हारे साथ सख्त रवैया अख्तियार करने की ज़रूरत महसूस ना हो, वरना तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि ट्रायल रूम में क्या क्या होता है और क्या क्या हो सकता है। जनाब, मैंने कोई जुर्म नहीं किया, वो मिन्नत रेज लहजे में बोला। आप मुझे माफ़ कर दें और घर जाने दें। बड़ी जल्दी है तुम्हें घर जाने की, गुलदाद ने उसकी पिंडली पर सरकारी बूट से ठोकर रसीद करते हुए खूंखार लहजे में कहा। अगर तुमने सच ना उगला तो यहाँ से सीधे बड़े घर जाओगे, डिस्ट्रिक्ट जेल। एक तो आपने मुझे कल से भूखा प्यासा रखा हुआ है, ऊपर से मारते भी हैं, वो फरियादी लहजे में बोला। फिर आसमान की जानिब निगाह उठाते हुए कहा, या अल्लाह तू मेरी मदद फरमा, मैं बड़ी मुश्किल में फंस गया हूँ। अल्लाह अपने इन्हीं बंदों की मदद फरमाता है जो उसकी राह पर चल रहे होते हैं, मैंने मायनाखेज अंदाज में कहा और फिर पूछा, ज़ाहिदा के माँ बाप के नाम क्या हैं? उसने एक लम्हे के लिए उलझन ज़दा नज़र से मेरी तरफ देखा, फिर बताया, ज़ाहिदा की माँ का नाम बशीरा और बाप का नाम कासिम है। ठीक है, मैं अभी कासिम और बशीरा को थाने बुलवाकर तुम्हारी बयान की तस्दीक करता हूँ कि वक़ुआ की रात तुम इनके घर पर थे या नहीं, और अगर थे तो रात के आखिरी हिस्से में तुम थोड़ी देर के लिए कहीं गए तो नहीं थे। लम्हाती तवक्कुफ करके मैंने एक गहरी सांस ली, फिर उसकी आंखों में देखते हुए सनसनाते हुए लहजे में कहा, मुश्ताक बाजवा को रात 12 और 2 के दरमियान कत्ल किया गया है। आप जैसे दिल चाहें अपनी तसल्ली कर लें थानेदार साहब, वो बड़े एतमाद के साथ बोला। मेरे ज़मीर पर कोई बोझ नहीं। मैंने गुलदाद को खुसूसी हिदायत देकर अल्लाह रखा और भोले के हमरा चक 84 की जानिब रवाना कर दिया। अल्लाह रखा को भोले का खुरा निकाल कर जाए वकुआ पर पाए जाने वाले खुरे से उसका मिलाप और मवाजना करना था, और गुलदाद को भोले पर गहरी नज़र रखना थी कि वो इधर उधर खिसकने की कोशिश ना करे। वैसे भोले को एहतियातन हथकड़ी भी पहना दी गई थी। अलावा इसी गुलदाद को एक और काम भी करना था, और वो ये कि चक 84 के वसनीक और भोले के ससुर कासिम को थाने हाजिर होने का हुक्म देना था। इन लोगों के जाने के बाद मैंने नज़ीर बाजवा को अपने कमरे में बुला लिया। आज जब मैं थाने आया था तो मैंने नज़ीर बाजवा को अपने छोटे बेटे यूसुफ बाजवा के साथ थाने के बरामदे में बैठे देखा था। ये मुमकिन नहीं था कि भोले की गिरफ्तारी इनकी नज़रों से ओझल रही हो। भोला अभी चंद लम्हे पहले हथकड़ी लगे हाथों के साथ इनके सामने से गुजरकर दूसरे कमरे तक आया था और फिर यहाँ से वापस भी गया था। मैंने सिर्फ नज़ीर बाजवा को अपने पास बुलाया था, उसका छोटा बेटा बाहर ही बैठा हुआ था। नज़ीर बाजवा ने मुझे सलाम किया और मेरे इशारे पर एक कुर्सी खींचकर मैं इसकी दूसरी तरफ बैठ गया। मैंने सवालिया अंदाज में उसकी तरफ देखा तो उसने पूछा, थानेदार साहब, मुश्ताक के कातिल के बारे में कुछ पता चला है? हाँ नज़ीर, काफ़ी कुछ पता चला है, मैंने मुतदिल अंदाज में कहा।
2-3 घंटे में बहुत सी चीज़ें फाइनल हो जाएंगी। जनाब, ये क्या माजरा है? वो आवाज़ दबाकर राजदराना लहजे में बोला। मैंने अभी भोले को देखा है। इसे किस जुर्म में गिरफ्तार किया है? क्या तुम भोले को जानते हो? मैंने कुरेदने वाले अंदाज में सवाल किया। जी, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। ये तो चक 84 का जमाई है सरकार। और नज़ीर बाजवा बोलते बोलते अचानक रुक गया तो मैंने चौंक कर उसकी जानिब देखा और इस्तफसार किया। और क्या? वो जनाब को वजाहत करते हुए बोला। बात दरअसल ये है कि भोले की जिस कुड़ी से शादी हुई है ना, उसका ताल्लुक भी चक 84 ही से है। वो चंद माह पहले ही तो यहाँ से ब्याह कर कक्कर वाली गई थी। ये बात मुझे भोले की बीवी जायदा की ज़बानी मालूम हो चुकी थी। मैंने नज़ीर बाजवा के चेहरे का जायज़ा लेते हुए कहा। तुम जायदा की बात कर रहे हो ना? जी जी, जायदा ही से भोले की शादी हुई है। वो जल्दी से इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। ये जो जायदा है ना, वो एक मरतबा फिर बोलते बोलते अटक गया। क्या हुआ जायदा को? मैंने पूछा। वो जी, ये तो बताएं कि आपने भोले को किस चक्कर में गिरफ्तार किया है? मेरे सवाल का जवाब देने के बजाय उसने उल्टा मुझसे सवाल कर दिया। मुझे ये समझने में कतई कोई दुश्वारी महसूस ना हुई कि वो कन्नी काट गया था। मैंने कतरे सख्त लहजे में कहा। नज़ीर, जो मैंने पूछा है पहले उसका जवाब दो। जनाब छड्डें, मट्टी डालें, वो जान छुड़ाने वाले अंदाज में बोला। मैं ना तो इस बात को छड़ सकता हूँ और ना ही इस पर मट्टी या मट्टी का तेल डाल सकता हूँ, मैंने दो टोक अंदाज में कहा। तुम जाहिदा का जिक्र अचानक गोल क्यों कर गए? वो मुझे खासा मुतज़ब्ज़ब दिखाई दिया। नज़ीर, क्या तुम नहीं जानते कि मैं तुम्हारे बेटे के कातिल को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दूं? मैंने ठोस अंदाज में कहा। अगर तुम इसी तरह अदम ताउन का मुजाहरा करते रहे तो मुझे नहीं लगता कि फिर ये बेल मंडे चढ़ेगी। मैंने ज़रा तवक्कुफ करके एक गहरी सांस खारिज की, फिर ड्रामाई लहजे में कहा। भोले को मैंने मुश्ताक के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया है। क्या? वो बेयकीनी से मुझे तकने लगा। क्या भोले ने अपने जुर्म का इकरार कर लिया है? अभी तक उसने अपनी ज़बान से इकरार नहीं किया, मैंने साफ़गोई का मुजाहरा करते हुए कहा। लेकिन मेरे पास बड़ी मजबूत वाक़याती शहादतें हैं इसके ख़िलाफ़। फिर मैंने नज़ीर बाजवा को जाय वक़ुआ से मिलने वाले चांदी के लॉकेट की कहानी सुनाई, जिसमें एक उम्दा किस्म का हकीक जड़ा हुआ था। वह हैरत से आंखें फाड़कर मेरी बात सुनता रहा और फिर मेरा खामोश होने पर उसके होंठों से सरसराता हुआ जुमला जुदा हुआ। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि भोले की मुश्ताक से क्या दुश्मनी थी। तुम्हारी समझ में जो बात ठीक तरह से बैठ नहीं रही, इसके लिए अपने दिमाग को मत थकाओ नज़ीर बाजवा। दोपहर तक इस केस की जो गुत्थी हर गुत्थी सुलझ जाएगी। तुम मुझे जायदा के बारे में बताओ, तुम इसके जिक्र पर मट्टी डलवा कर दफन क्यों करना चाहते हो? वो एक लम्हे के लिए न जाए मानधन न पाए रफ्तन वाली कैफियत में गिरफ्तार रहा, फिर थोड़ा सा आगे झुककर राजदाराना लहजे में बोला। थानेदार साहब, मेरा नाम नहीं आना चाहिए। मैं एक इज़्ज़तदार आदमी हूँ और दूसरों की भी इज़्ज़त करता हूँ। परेशान होने की ज़रूरत नहीं नज़ीर, मैंने तसल्ली भरे लहजे में कहा। तुम बेफिक्र होकर पूरे एतमाद के साथ मुझसे बात कर सकते हो। समझ लो कि हमारे दरमियान होने वाली बातें इसी कमरे में दफन हो जाएंगी। कोई इनकी बाज़गश्त भी नहीं सुन सकेगा। मेरे हौसला दिलाने पर वो खासा रिलैक्स हुआ और इजी नज़र आने लगा और बोला। असल में जनाब, ये साहिदा बड़ी फितना परवर कुड़ी है। सोने रब ने तो अपना करम करके हमें साफ बचा लिया। बेचारा भूला इसे शादी करके अपने नसीब को गहना बैठा है। मैं समझा नहीं नज़ीर, मैं सीधा होकर बैठ गया। ज़रा खुलकर बताओ कि जाहिदा की फितना परवरी का तुम्हारे साथ क्या ताल्लुक़ है? तुम्हें खुदा ने किन मायनों में इसके शर से बचा लिया? बात दरअसल यह है जनाब कि जाहिदा मेरे मुश्ताक के पीछे पड़ी हुई थी। पीछे पड़ी हुई थी? क्या मतलब? नज़ीर के इंकिशाफ पर मैं चौंक उठा। जी, वो मुश्ताक से शादी करना चाहती थी, नज़ीर बाजवा ने बताया। मेरा जहन तेज़ रफ्तारी से काम करने लगा। मुझे यकीन हो चला कि मुश्ताक बाजवा के कत्ल के हवाले से किसी अजीम राज से पर्दा उठने वाला है। मैंने इससे पूछा, और तुमने अपने बेटे की शादी जाहिदा से नहीं होने दी, है ना? कैसे होने देता थानेदार साहब, वो दुखी लहजे में बोला। एक तो वो नीच ज़ात है, कहाँ तो हम बाजवा और कहाँ वो नाई। मेरी नज़र में ज़ात बिरादरी की कोई अहमियत नहीं नज़ीर बाजवा, मैंने कहते कलामी करते हुए कहा। तमाम इंसानों का एक ही खालिक है। इंसान ने खुद ही अपने आप को मुख्तलिफ गिरोहों, ज़ातों और ख़ानदानों में तकसीम कर लिया है। मैं आपकी बात को रद्द नहीं करूँगा थानेदार साहब, वो मसलहत आमेज़ लहजे में बोला, लेकिन इंसान का किरदार भी तो कोई चीज़ होती है ना? बिल्कुल,
मैंने हतमी अंदाज में कहा। इंसान के किरदार और अखलाक की बड़ी अहमियत है। बस जनाब, यही असल बात है। वो चारों जानिब निगाह दौड़ाने के बाद सरगोशियाना लहजे में बोला। इसी वजह से मैंने मुश्ताक के लिए ज़ाहिदा का रिश्ता कबूल नहीं किया था। गोया तुम ये कहना चाहते हो कि ज़ाहिदा एक बद अखलाक और बद किरदार औरत है? मैंने घूर के उसकी तरफ देखा। वो चंद लम्हे तजब्जुब में रहने के बाद बोला, ज़ाहिदा एक तो ज़बान की बहुत तेज़ है, मतलब ये कि बद कलाम है, और दूसरे ये कि उसका चाल चलन भी ठीक नहीं। लेकिन थानेदार साहब, लम्हाती तवक्कुफ करके उसने उम्मीद भरी नज़रों से मुझे देखा और याद दहानी कराने वाले अंदाज में बोला, मेरा नाम नहीं आना चाहिए मलिक साहब, मैं खुदा के कहर से डरता हूँ। ज़ाहिदा का किरदार इसके साथ है, मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं। मैंने कहा है ना, तुम्हारा कहीं नाम नहीं आएगा, मैंने तसल्ली आमेज़ लहजे में कहा। इस सिलसिले में तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं होना चाहिए। लेकिन मैंने दानिस्ता जुमला अधूरा छोड़ दिया तो वो तशवीश भरे लहजे में बोला, लेकिन क्या जनाब? लेकिन ये कि मैं तुम्हारी तरह इस मामले से हाथ नहीं उठा सकता। मैंने दो टोक अल्फाज में कहा, मुझे इस मामले से बहुत कुछ लेना देना है। भोला तुम्हारे बेटे के कत्ल के इल्ज़ाम में ज़ेरे हिरासत है और ज़ाहिदा इसी भोले की बीवी है, और तुम बता रहे हो कि ज़ाहिदा एक बदकलाम और बद किरदार औरत है। इससे भी बढ़कर यह कि ज़ाहिदा तुम्हारे बेटे से शादी की ख्वाहां थी। जब उसकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हुई तो वो इंतकामन कुछ भी सोच सकती है, कुछ भी कर सकती है। मैं इस नुक्ते को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। आप ठीक कहते हैं थानेदार साहब, वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए गंभीर लहजे में बोला। मुश्ताक की शादी के बाद इसने बड़ी बकवास की थी। किस किस्म की बकवास? मैंने सरसराती हुई आवाज़ में सवाल किया। ज़ाहिदा का ख्याल था कि जमीला की वजह से उसकी शादी मुश्ताक से नहीं हो सकी। नज़ीर बाजवा वजाहत करते हुए बोला। वो हर तरफ ये कहती फिरती थी कि मुश्ताक भी उससे शादी करना चाहता था, मगर जमीला ने उसके किरदार के हवाले से गंदी बातें करके मुश्ताक को बदगुमान कर दिया था, इसलिए ये शादी न हो सकी। तो क्या वाकई मुश्ताक भी ज़ाहिदा से शादी की ख्वाहिश रखता था? ज़ाहिदा झूठ बोलती है जनाब, मेरे इस्तफसार के जवाब में नज़ीर बाजवा ने कहा। ऐसी कोई बात नहीं, ज़ाहिदा का दिमाग ख़राब हो गया था। शुक्र है इसकी शादी हो गई। वो चक-चौरासी से रुखसत होकर कग्गरवाली गई और हमारी जान छूटी। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि ज़ाहिदा की जमीला से क्या दुश्मनी थी। मैंने उलझन ज़दा अंदाज में दरियाफ्त किया। वो सारा इल्ज़ाम जमीला पर क्यों डाल रही थी? मैंने अर्ज़ किया ना, अपने मकसद में नाकामी ने उसकी मत मार दी थी। उसने बुरा सा मुँह बनाते हुए कहा। एक दो जगह तो वो ये कहते हुए भी सुनी गई कि वो बहुत जल्द जमीला का घर उजाड़ कर रख देगी। नज़ीर बाजवा की ज़बानी ये एक संगीन इंकिशाफ था। मैंने पूछा, क्या तुम इन एक दो अफराद के नाम बता सकते हो जिनसे ज़ाहिदा ने जमीला का घर उजाड़ने की बात की थी? नहीं जनाब, वो बेबसी से गर्दन हिलाते हुए बोला। ये तो 1 साल पुरानी बात है, अब मेरे जहन में नहीं कि वो कौन लोग थे। ठीक है, मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा। मैं कल भोले को अदालत में पेश करके इसका रिमांड लेता हूँ, फिर दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाएगा। और इसके अलावा मैं ज़ाहिदा को थाने बुलाकर उसका इंटरव्यू भी करता हूँ। मेरे लिए क्या हुक्म है थानेदार साहब? वो ठहरे हुए लहजे में बोला। मुश्ताक की लाश मुझे कब तक मिल जाएगी? मेरा ख्याल है आज दोपहर के बाद अस्पताल से तुम्हारे बेटे की लाश थाने पहुँच जाएगी, मैंने इम्कानी लहजे में कहा। रस्मी सी कागजी कार्रवाई के बाद मैं उसे तुम्हारे हवाले कर दूंगा। मैं यूसुफ को थाने ही में छोड़कर जा रहा हूँ। वो खड़े होते हुए बोला। इधर घर में भी काफ़ी काम पड़े हुए हैं। ठीक है, तुम बेफिक्र होकर चक-चौरासी जाओ, मैंने कहा। मैं मुश्ताक की लाश यूसुफ के सुपुर्द कर दूंगा। नज़ीर बाजवा के जाने के बाद मैं गहरी सोच में डूब गया। ज़ाहिदा के हवाले से उसने जो इंकिशाफात किए थे वो मौजूदा सूरत हाल में बहुत अहमियत के हामिल थे। वो अपनी ख्वाहिश में नाकाम होने के बाद जमीला और मकतूल मुश्ताक बाजवा के लिए अपने दिलो दिमाग में नफरत का एक तूफान छुपाए बैठी थी। मुमकिन है उसने खुशियाँ डंगर चोर के जरिए मुश्ताक का काम तमाम करवा दिया हो। अगर ज़ाहिदा ने ही अपने इंतकाम की आग को ठंडा करने के लिए मुश्ताक को ठिकाने लगवाया था तो फिर सवाल ये पैदा होता था कि उसने अपने शौहर को कुर्बानी का बकरा क्यों बनाया। इस बात का कभी इम्कान था कि ज़्यादा ही ने भोले का यमनी अकीक वाला लॉकेट चुराकर कातिल के हवाले किया होगा ताकि वो मज़कूरा लॉकेट को जाए वकुआ पर फेंक दे और इस वारदात का शक व शुबा भोले की तरफ चला जाए। मगर फिर वही बात थी कि इस वारदात में वो अपने खामिद को क्यों फंसाना चाहती थी। मैं जो जो सोचता गया मेरी उलझन में इजाफा होता गया।
इसी दौरान में मुझे शाहिदा की चंद ऐसी बातें भी याद आईं जो इस ताज़ा तरीन सूरत हाल में इसकी ज़ात को शकूक व शुबहात की दबीस चादर में लपेटती दिखाई देती थीं। मैं इसी फैसले पर पहुंचा कि मुझे शाहिदा को फौरी तौर पर थाने बुलाकर इसे कड़ी पूछताछ करना चाहिए। ये फैसला करते ही मैंने एक मुस्तैद पुलिस एहलकार को ककरवाली की जानिब रवाना कर दिया ताकि वो पहली फुर्सत में शाहिदा को अपने साथ थाने ले आए। 10 जून दोपहर के बाद हालात में अचानक बहुत सी तब्दीलियां रूनुमा हुईं। अस्पताल से मुश्ताक की पोस्टमार्टम शुदा लाश आई तो मैंने ज़रूरी कार्रवाई के बाद उसको यूसुफ बाजवा के हवाले कर दिया। यूसुफ बाजवा जैसे ही अपने भाई की लाश लेकर थाने से निकला, बारिश शुरू हो गई। आज सुबह से मौसम के तेवर बदले हुए दिखाई देते थे। मतलब अब्र आलूद था और अब बाकायदा मौसम बारिश शुरू हो गई थी। ताहम इस बरसात में वो तेज़ी और तुंदी हरगिज़ नहीं थी कि इसे मूसलाधार का खिताब दिया जाता। कुछ देर के बाद जाहिदा के माँ बाप भी थाने पहुँच गए। कासिम और उसकी बीवी बशीरा काफ़ी परेशान नजर आते थे। इन्हें यह खबर मिल चुकी थी कि मैंने इनके दामाद भोला को मुश्ताक बाजवा के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर रखा है। थानेदार साहब, इस रात तो भोला हमारे घर में था, कासिम ने बताया। उसने कत्ल नहीं किया। मैंने इसीलिए आप दोनों को थाने बुलाया है कि वक़्वा की रात भोला तुम्हारे घर में था। मैंने बारी बारी इनके चेहरों का जायज़ा लेते हुए कहा ताकि ये तस्दीक हो सके कि वो पूरी रात घर के अंदर ही मौजूद रहा था या थोड़ी देर के लिए इधर उधर भी हुआ था। वो घर पर ही था, बशीरा ने अटक अटक कर बताया। फिर पूछा, आपने किस बिना पर भोले को गिरफ्तार किया है? मैंने इन दोनों मियाँ बीवी को यमनी अकीक वाला चांदी का लॉकेट दिखाया और इस लॉकेट के हवाले से सारी कहानी सुना दी। मेरे खामोश होने पर कासिम ने कहा, जनाब, ये जंजीर तो भोले ही की है, पर इसने तो मुझे बताया था कि इस वाक़ये से 3-4 दिन पहले ये लॉकेट कहीं गुम हो गया था। इसने मुझे भी यही कहानी सुनाई है, मैंने इस बात में गर्दन हिलाते हुए कहा। इसकी कहानी की तस्दीक के लिए मैंने जाहिदा को थाने बुलाया है। जाहिदा, बशीरा यकबक परेशान नजर आने लगी। वो क्या तस्दीक करेगी थानेदार साहब? जाहिदा से कक्करवाली में मेरी बात हुई थी, मैंने कहा। इसकी कुछ बातें भोला के बयान से लग्गा नहीं खाती, बस इन्हीं के बारे में जाहिदा से पूछगछ करना है। मसलन कौन सी बातें जनाब? कासिम नाई ने सवालिया नज़र से मेरी तरफ देखा। ये मैं अभी नहीं बता सकता, मैंने साफ गोई का मुजाहरा करते हुए कहा। इससे तफ्तीश में रुकावट पैदा हो सकती है। वो दोनों उलझनज़दा नज़र से मुझे तकने लगे। मैंने बारी बारी इनके चेहरों पर उभरने वाले तासुरात का जायज़ा लिया और कहा, तुम लोगों को यकीन है कि वक़्वा की रात भोला तुम्हारे घर के अंदर मौजूद रहा था और थोड़ी देर के लिए भी घर से गायब नहीं हुआ था, खुसूसन आधी रात के बाद जब मुश्ताक बाजवा को कत्ल किया गया था? जी बिल्कुल नहीं, कासिम नाई ने हतमी लहजे में कहा। वो सारी रात भोले ने हमारे घर में ही गुजारी थी। ठीक है, तुम लोग वापस जा सकते हो, मैंने कहा। अगर ज़रूरत महसूस हुई तो मैं तुम्हें दोबारा बुला लूँगा। क्या हम भोला से 2 बातें कर सकते हैं? बशीरा ने पूछा। नहीं, मैंने कतई अंदाज में कहा। वो ज़ेरे तफ्तीश है, किसी को इससे मिलने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। सच्ची बात तो ये थी कि भोला इस वक्त थाने में मौजूद ही नहीं था। मैंने इसे खोजी अल्लाह रखा और सब इंस्पेक्टर गुलदाद के हमरा चक 84 भेजा हुआ था। कासिम ने पूछा, क्या हम इस वक्त तक थाने में रुक सकते हैं जब तक जाहिदा यहाँ न पहुँच जाए? असल में मैं चाहता हूँ कि आपकी पूछगछ के बाद जब वो फारिग हो तो हम इसे अपने साथ चक 84 ले जाएं। भोला आपकी हिरासत में है, जाहिदा इधर ककरवाली में अकेली क्या करेगी? इसकी ख्वाहिश माकूल और जायज़ थी, लिहाजा मैंने इजाज़त देते हुए कहा कि आप लोग बाहर बरामदे में बैठकर अपनी बेटी का इंतज़ार कर सकते हैं।